हेलो स्टूडेंट्स, आपकी फर्स्ट वीडियो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स एंड दिस इज़ आल्सो द फर्स्ट यूनिट ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स आपके जो सिलेबस में इंक्लूड है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स को पढ़ने से पहले हम सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ द मैकेनिक्स। अगर सिंपल वर्ड्स में देखा जाए तो किसी भी काम को करने के लिए हम जिस प्रोसेस को फॉलो करते हैं एक्चुअली वो होती है उसको करने का मैकेनिज्म या मैकेनिक्स। तो इसी तरह हम जब क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं तो दैट इज़ द सबसे पहले क्या बात है कि ये ओल्डेस्ट ऑफ फिज़िकल साइंस है, यानी कि जब फिज़िक्स में जब हम सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट्स आए थे, जो प्लैनेटरी मोशंस थे, गैलेक्सी थे, स्टार्स के बारे में पढ़ा, अर्थ के बारे में पढ़ा, रिलेटिविटी के बारे में पढ़ा, तो वो हमने पढ़ा था सारा क्लासिकल मैकेनिक्स में। और मैकेनिक्स क्या कहती है कि ये फिज़िक्स की वो ब्रांच है जहाँ पर हम फिज़िकल ऑब्जेक्ट्स के उन फिज़िकल ऑब्जेक्ट्स के रेस्ट और मोशन को पढ़ रहे हैं जिनका इफ़ेक्ट इंटरनल या एक्सटर्नल फोर्सेस से हुआ। कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में कब था, जब वो क्या था, उस पर कोई भी इंटरनल फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा था। और कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में कब आया, जब उस पर क्या हुआ, कोई भी फोर्स लगा, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो। फिर क्या किया, क्लासिकल मैकेनिक्स को जब ओल्डेस्ट फिजिक्स में थे तो हमने सिर्फ क्लासिकल को पढ़ा कि मैकेनिक्स का सिर्फ एक पार्ट हमारे सामने आया, वो था क्लासिकल मैकेनिक्स। अब क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या था, क्लासिकल मैकेनिक्स में हमने स्टडी किया उन पार्ट्स को जो मैकेनिक्स के उन ऑब्जेक्ट से रिलेट करते थे, यानी कि हमने मोशन उन ऑब्जेक्ट्स के मोशन को पढ़ा जो ना तो साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़े थे और ना ही साइज़ में बहुत ज़्यादा स्मॉल थे। तो वहाँ पर तो क्लासिकल मैकेनिक्स ईजिली फॉलो हो रही थी। और यहाँ पर साइज़ की जो बात हो रही है वो साइज़ था कि फार लार्जर, यानी कि जो साइज़ था वो 10⁹ से तो लार्ज था। और क्या था कि ऐसा नहीं है पॉसिबली कि यूनिवर्स में जो ऑब्जेक्ट हैं वो सिर्फ 10⁹ तक के साइज़ के ही लार्ज हों, यानी कि लार्ज तो बहुत हो सकता है बट इतने स्मॉल से आगे हम क्लासिकल मैकेनिक्स को अप्लाई नहीं कर सकते थे। इसीलिए कि ये इसकी एक लिमिट थी कि इन ऑब्जेक्ट्स को ही हमने स्टडी किया। और साथ में क्या था कि जो पार्टिकल्स थे, हम जिनके मोशन की बात करें, देखिए मैकेनिक्स में भी कहा है मोशन या रेस्ट के बारे में, जब इंटरनल या एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा था तो वहाँ पर हमने देखा कि जो पार्टिकल्स की स्पीड थी वो स्पीड हमें मिली लाइट की स्पीड से काफ़ी कम, यानी कि फार फ्रॉम स्पीड ऑफ लाइट, जो हमने क्लासिकल मैकेनिक्स में पढ़ी। तो अब ये तो ठीक है कि हमने यहाँ तक किया, बट क्या है ऑलवेज वाई एंड व्हाट हैपन। तो यहाँ पर हमारे साथ हमें मैकेनिक्स का एक और पार्ट मिला और दैट इज़ द क्वांटम मैकेनिक्स, जहाँ पर हमने क्या पढ़ा, एटॉमिक नेचर के बारे में, वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, यानी कि सब एटॉमिक फील्ड्स के बारे में। और साथ में हमने क्या देखा, हमने देखा साइज़ का डिस्क्रिप्शन, कि जो साइज़ हमने यहाँ पर पढ़ा 10⁹ से जितने लार्ज थे वो तो क्लासिकल में पढ़े जा सकते थे, पर जब उनसे कम की बात आई तो वहाँ पर जो साइज़ था वो था 10⁻⁹ मीटर से स्मॉल। और जो स्पीड थी, यानी कि जो पार्टिकल की स्पीड थी, अब जितना छोटा पार्टिकल होगा ऑब्वियसली वो उतना ही फास्टली मूव करेगा, उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो जो यहाँ वेलोसिटी ऑफ लाइट, यानी कि जो पार्टिकल की जो स्पीड थी वो नियरली अप्रोचेस टू सी थी, यानी कि वेलोसिटी ऑफ लाइट की। तो हम कह सकते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स हमें बहुत छोटे साइज़ के पार्टिकल, यानी कि मैक्रो स्टेट में भी जो सबसे स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी की, मान लिया अगर ये एक सब्सटेंस मैंने बना दिया, तो जब हम इस सब्सटेंस को रीड करेंगे तो ये सब्सटेंस क्या है, हमें इतने छोटे पैकेट ऑफ एनर्जी दे रहा है और हम इन छोटे पैकेट ऑफ एनर्जी को क्वांटम की हेल्प से रीड कर सकते हैं। तो स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी हमेशा क्वांटम मैकेनिक्स में रीड किए जाते हैं। इफ़ देयर इज़ एनी एप्लीकेशन
कि क्वांटम में भी अगर हम नहीं पढ़ सकते तो उसके बाद हमें दी गई थी क्वांटम फील्ड थ्योरी। ये सब आपको फाइनल ईयर में होंगे, ये सब टॉपिक आप फाइनल ईयर में पढ़ेंगे, बट अब हम फोकस करेंगे क्लासिकल मैकेनिक्स पर। तो क्लासिकल मैकेनिक्स को भी आगे क्या किया गया, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट स्टैटिक्स, सेकेंड डायनामिक्स, थर्ड काइनेमेटिक्स। अब जैसा आपको पता है स्टैटिक्स में हम क्या बात करते हैं, तो स्टैटिक्स है वेयर ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, यानी कि हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट पर किसी भी तरह का कोई मोशन नहीं था, तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर था। या फिर हम स्टैटिक्स में क्या कह सकते हैं कि फोर्स इन इक्विलिब्रियम, कि कोई भी जो फोर्स लगा वो इक्विलिब्रियम में लगा। फॉर एग्जांपल ये क्या है, हम मान लीजिए हमें एक ऑब्जेक्ट दे दिया और ऑब्जेक्ट के क्या किया, दोनों तरफ हम फोर्स लगा लिया, मान लीजिए 2 न्यूटन एंड 2 न्यूटन। तो क्या हुआ, दोनों तरफ जैसे ही इक्वल फोर्स लगा तो यहाँ पर फोर्स इन इक्विलिब्रियम की पोजीशन आ गई, यानी कि ये ऑब्जेक्ट नॉट चेंज पोजीशन, और ये हमें रेस्ट की ही पोजीशन बताएगा। तो दैट इज़ द स्टैटिक्स। फिर क्या बात की, फिर बात की हमने डायनामिक्स की, कि डायनामिक्स क्या कहता है कि स्टडी ऑफ मोशन, जहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि पार्टिकल क्या है, मूव कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली एंड टेकिंग इनटू कॉज ऑफ मोशन। बट वो क्या है, जब वो मूव कर रहे हैं इसका मतलब उन पर कोई हमने फोर्स अप्लाई किया और फोर्स की वजह से ही उनमें मोशन हुआ, कि ये कोई ऑब्जेक्ट था और इस ऑब्जेक्ट को हमने मूविंग करने के लिए कोई फोर्स अप्लाई किया, यानी कि जैसे ही हम फोर्स अप्लाई करेंगे वो उसके बाद ही मोशन में आना स्टार्ट होगी। तो ये हो गया हमारा डायनामिक्स। एंड थर्ड इज काइनेमेटिक्स, जो आपने +1 में भी रीड किया होगा। तो काइनेमेटिक्स में क्या कहता है कि हम यहाँ पर भी स्टडी ऑफ मोशन की बात कर रहे हैं, पर ये जो मोशन होगा वो विदाउट कॉज ऑफ मोशन, यानी कि यहाँ पर फोर्स की कोई बात नहीं हो रही। जो भी पार्टिकल हमारे मूव कर रहे हैं या फिर जो भी फिजिकल ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं वो विदाउट एनी फोर्स के मूव कर रहे हैं, यानी कि ये उनकी नेचर में है कि स्टडी मोशन ऑफ पार्टिकल विद आउट स्टडिंग द कॉज ऑफ मोशन, कि यहाँ पर कॉज ऑफ मोशन यानी कि फोर्स की वजह से किसी भी तरह का कोई मोशन नहीं हुआ। तो काइनेमेटिक्स आपने जब जनरली पढ़ा है तो काइनेमेटिक्स में पढ़ा है कि एक ज्योमेट्रिकल मोशन है, कि हमने देखा है, हम बेसिकली जो आपको सबसे ज़्यादा याद होगी वो प्रोजेक्टाइल ही होगा, कि किस तरह से आपने एक ओरिजिन से एक पत्थर फेंका और उसने जो पाथ फॉलो किया, ठीक है। एंड आपने इसी में पढ़ा होगा गैलीलियो लॉ ऑफ मोशन, केपलर्स प्लैनेटरी मोशन, कि कैसे गैलीलियो ने जो लॉ ऑफ मोशन दिया था वो बाद में न्यूटोनियन ने यूज़ किया एंड न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बना। एंड सिमिलरली हमारे क्या था, प्लैनेटरी केपलर्स लॉ ऑफ मोशन। तो ये तो हो गए हमारे काइनेमेटिक्स के पार्ट। अब इसके बाद जो हम स्टडी करेंगे वो करेंगे मैकेनिक्स ऑफ पार्टिकल। मैकेनिक्स ऑफ पार्टिकल में क्या है, हमने सबसे पहले क्या किया, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज़ किया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो क्या बोला कि फ्रॉम द ओरिजिन, कि ओरिजिन से हमें क्या दे रखा है, एक पोजीशन P पर, ये हमारे पास एक पोजीशन P हो गई, जहाँ पर हमें क्या दे दिया, एक मासिव पार्टिकल दे दिया जिसका हमने मास मान लिया m। और जो ये पार्टिकल है इसका ओरिजिन से हमें पोजीशन बता दिया कि ये हमारे पास r पोजीशन वेक्टर हो गया, ठीक है। तो हमने कंसीडर कर लिया कि मोशन ऑफ ए पार्टिकल जिसका मास m था वो P से स्टार्ट होकर और एक पाथ फॉलो कर रहा है जो कि है हमारा Q पाथ। तो ठीक है, एक बात हो गई, पार्टिकल का मास m हो गया और ओरिजिन से क्या हो गया, उस पार्टिकल का डिस्टेंस हो गया r, और ये जो पार्टिकल है ये एक पाथ फॉलो कर रहा है PQ। तो सबसे पहले OP हमारे पास आ गया एक
पोजीशन वेक्टर, याद रखिएगा ये एक वेक्टर क्वांटिटी ली है। तो अब जैसे ही क्या हुआ, ये ओ से ये पार्टिकल जिस तरह से पी से एंड क्यू तक डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया, तो क्या होगा, तो फ्रॉम ओ पी यहाँ पर क्या होगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो पी से क्यू तक जैसे ही ये पाथ फॉलो करेगा तो ये क्या होगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यानी कि v इज इक्वल टू क्या होगा, dr/dt, यानी कि जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर हम क्या कहते सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। अब हम क्या देखते हैं कि जो ये P से Q तक का पाथ, तो देखिए ये तो हो गई हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जब हमने क्या किया, पाथ को P से Q तक फॉलो किया। अब हम मान लेते हैं कि हमने जो ये पाथ देखा इस P से Q तक, तो इस पाथ में हमने दो और ऐसे पोजीशन वेक्टर्स देखे, हमने दो पोजीशंस डिफाइन कर ली कि मान लिया एक पोजीशन हो गई A एंड सेकंड हो गई B, और इन A से B तक का क्या होगा, फर्स्ट पोजीशन वेक्टर मैं मान लेती हूँ फ्रॉम ओरिजिन, ये मान लिया मेरे पास हो गया R1, और सेकंड जो हो गया वो ले लिया मैंने R2। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है रिजल्टेंट ऑफ AB, यानी कि AB की क्या वैल्यू होगी, तो ये तो कॉमन सी बात है, आप ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से निकाल सकते हैं, तो वो होगी R2 माइनस R1, यानी कि A से A टू B जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आई A से B तक की, यानी कि पार्टिकल ने A से B तक का कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, वो मैंने मान लिया डेल्टा R इज इक्वल टू क्या हो गया, R2 माइनस R1, एंड AB शो ए टेंजेंट ऑन द कर्व। आप ध्यान से देखो, तो इस कर्व पर जो ये P से Q तक की जो कर्व है, ये AB उस पर क्या है, एक टेंजेंट है। और टेंजेंट क्या होती है, कोई भी लाइन जब क्या करती है, किसी भी सर्कल या कर्व के पॉइंट से पास करती है, तो हम उसे क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं। तो ये तो आ गया हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट आ गया, आर डेल्टा आर आ गया। अब यहाँ से हम क्या निकालते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। देखिए जब क्या था हमारे पास, टाइम यानी कि लिमिट थी, यानी डेल्टा टी अप्रोच टू ज़ीरो, कि जैसे ही ए से वो चला तो वहाँ पर क्या था, टाइम ज़ीरो था, यानी कि अगर कंप्लीट पी से क्यू तक में आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालेंगे तो क्या था, कंप्लीट चेंज इन पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन था। बट यही आप ए से बी जो इसी पी और क्यू का एक छोटा सा पार्ट है जिसका रिजल्टेंट डेल आर है, तो वो क्या होगा, v इज इक्वल टू क्या है, लिमिट डेल्टा टी अप्रोच टू ज़ीरो, और ये क्या होगी, डेल्टा आर डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, यानी कि हमारी वेलोसिटी में कितना चेंज आया। तो डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन ऑफ v वो क्या थी, a टू b थी। अब डायरेक्शन ये क्या दिखा रही थी, हमें साथ में दिखा रही थी, टेंजेंट टू द पाथ a, से a पाथ पर कोई भी टेंजेंट थी। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से निकालेंगे लीनियर मोमेंटम। देखिए अगर आपको पता हो तो अगर कोई भी पार्टिकल, जो पार्टिकल क्या है, किसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, पार्टिकल इज मूविंग विथ वेलोसिटी v एंड हैविंग अ मास जो कि हमारे पास है m, तो यहाँ से हम इजली लीनियर मोमेंटम डिफाइन कर सकते हैं, जो क्या होगा, p इज इक्वल टू एम वी, यानी प्रोडक्ट ऑफ मास एंड क्या होगा, वेलोसिटी का रिलेशन होगा। आप यहाँ से ऐसा यूनिट डिफाइन कर सकते हैं, ऐसा यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम इस क्या होगी, किलोग्राम मीटर
पर सेकेंड। अब किसी भी मैकेनिक्स को निकालने के लिए जो भी हमने पार्टिकल का मैकेनिक्स निकालना है, हमें किसकी हेल्प चाहिए होगी? हमें चाहिए होगी न्यूटन्स की हेल्प। अब ये तो मोस्ट कॉमन सी चीज़ है। बेसिकली अगर आप देखें तो अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है और हमें उसके ऊपर अप्लाइड फोर्स निकालना है या फिर ये बताना है कि उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द टेंजेंट ऑफ पाथ, तो यहाँ पर हमें क्या होगा, हम इस मैकेनिक्स को न्यूटन्स की हेल्प से निकाल सकते हैं। एंड न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज अप्लाइड इन इट। न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि F क्या है? F इज इक्वल टू dp बाय dt। हमें पता है मोमेंटम क्या है? मोमेंटम है P इज इक्वल टू mv। तो हम क्या करते हैं, ऑल सारे इन वेक्टर क्वांटिटी, तो आप ये याद रखिएगा ये सब आपको वेक्टर की फॉर्म में लिखना है। तो सब्स्टिट्यूट कर दो, F इज इक्वल टू d बाई डी टी एम वी। अब मास क्या है? जो मास है वो है मेरी एक कॉन्स्टेंट क्वांटिटी, तो उसका तो डिफ्रेंसिएशन नहीं हो सकता। तो m इज इक्वल टू क्या है? डी वी बाई डी टी। अब थोड़ा सा रिवाइंड कीजिए और देखिए कि चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन ये क्या बताती है? ये आपको बताती है एक्सेलरेशन, यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। तो वैसी बात है, आप डी वी बाई डी टी की बजाय एक्सेलरेशन को भी रख सकते हैं। सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, F इज इक्वल टू एम ए। तो ये तो आ गया आपका फोर्स और एक्सेलरेशन का रिलेशन, कि अगर फोर्स पार्टिकल, तो किसी मासिव पार्टिकल पर फोर्स लग रहा है तो क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन। बट हमें क्या निकालना है? हमें बता रखा था पोजीशन, इन टर्म्स ऑफ पोजीशन। तो जहाँ से हमने v निकाला था, v था डी आर बाय डी टी। तो हम क्या करते हैं, हम इस v की बजाय हम रखते हैं पोजीशन वेक्टर्स को। तो सब्स्टिट्यूट इन हम क्या कर देते हैं, इसको मान लिया इक्वेशन सेकेंड, तो हम इक्वेशन सेकेंड में रख देते हैं F इज इक्वल टू क्या है? m डी बाई डी टी, और v जो हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी थी वो थी डी आर बाई डी टी। तो ये हो गया m डी स्केयर आर डिवाइडेड बाई डी टी स्केयर। सो ये क्या है? ये बता रहा है हमें सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जो हमारे पास फोर्स आया वो आया m डी स्केयर आर डिवाइडेड बाई डी टी स्केयर, यानी कि ये हो गई हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमें A से B तक के पाथ को बता रही थी, और साथ में ये हो गई सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड दैट इज ऑल्सो टोल्ड कि फोर्स जो पार्टिकल पर लगा वो इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन, दैट इज ऑल्सो द रिलेशन। तो ये है हमारा मैकेनिक्स ऑफ ए पार्टिकल। जैसे हम एक पार्टिकल के बारे में पढ़ रहे हैं तो दैट इज़ द मैकेनिक्स ऑफ ए पार्टिकल, यानी कि हम क्या कह सकते हैं, ये है हमारा सिंगल पार्टिकल। सिमिलरली हम क्या पढ़ेंगे, एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बारे में, जो आपके कुछ वीडियो के बाद होगा। थैंक यू।